नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और मैं हूं सुनील हालाखंडी। आज मैं आपसे बात करूंगा कल राहुल गांधी ने जो हाइड्रोजन बम फोड़ा उसके बारे में। और ये राहुल गांधी के बम की सीरीज में ये तीसरी उनका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर दे और साथ में वो बेल आइकन भी दबा दे ताकि आपको मेरे जो वीडियोस हैं जो बातचीत में करता हूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कल राहुल गांधी ने तीसरा सीरीज का तीसरा बम फोड़ा, हाइड्रोजन बम। पहले शायद उन्होंने एटॉमिक बम बोला था, उसके बाद हाइड्रोजन बम बोला था। आप यदि जिनको मालूम नहीं हो कि एटॉम बम और हाइड्रोजन बम में क्या फर्क है, तो मैं बता दूं कि एटॉम बम जो होता है, जो परमाणु बम होता है, वो प्लेटिनम या यूरेनियम जैसे किसी तत्व के विघटन से बनता है, यानी एक फिशन से बनता है। और उस जब उसका विघटन होता है तो काफी एनर्जी जनरेट होती है। जबकि इसके अपोजिट हाइड्रोजन बम फ्यूजन से बनता है, दो तत्वों के फ्यूजन से बनता है और बहुत एनर्जी उसमें से निकलती है। सूरज में जो एनर्जी आती है वो हाइड्रोजन बम की ही एनर्जी है, यानी कि फ्यूजन से बनाई जाती है। तो राहुल गांधी ने फिर से एक बार जो विश्लेषण किया, कुछ इस तरह के डाटा प्रस्तुत किए जिससे लगा कि वोट चोरी हुई है। और उनका मानना है कि वोट चोरी हुई है और अगर ये ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस निश्चित रूप से हरियाणा में जीत जाती। जैसा कि उन्होंने क्लेम किया कि सारे एग्जिट पोल, हालांकि उन्होंने फिगर 4 एग्जिट पोल के ही दिखाए। मेरे ख्याल से कम 25 से 30 एजेंसीज ने एग्जिट पोल किए थे और उनके कुछ अलग अलग निर्णय आए थे। किन्हीं किन्हीं पोल में बीजेपी को भी जीतता हुआ दिखाया गया था। तो उन्होंने वो एग्जिट पोल चुने जिनमें उनको 54-55 सीटें हायर साइड में दी गई थी, यानी 44 से 54 सीटें दी गई थी, यानी 10 सीट का उसमें भी वेरिएशन था, जो कि 10% से ज्यादा होता है, करीब 15 से 20% का वेरिएशन था। तो आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी का जो प्रेजेंटेशन था वो यदि किसी कॉर्पोरेट सेक्टर का चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट करे तो वो भी शायद एक बार शर्मा जाएगा कि इतना अच्छा प्रेजेंटेशन तो वो भी नहीं कर पाता है। और आपने देखा होगा कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है, जिसके कि मुकेश अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनका भी जब प्रेजेंटेशन होता है तो ईशा अंबानी और उनका भाई प्रेजेंट करते हैं, उसका भी लुल्लुपुल होता है। राहुल गांधी जितना इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन नहीं होता है। अब आप बात करते हैं डाटा कलेक्शन की। जिस तरह से राहुल गांधी ने उन 4 एग्जिट पोल को चुना जिसमें उनकी भारी जीत दिखाई दे रही थी, बाकी को उन्होंने इग्नोर कर दिया जो मार्जिनल या कहीं बीजेपी की दिखा रहे थे। तो ये एक सेलेक्टिव डाटा सिलेक्शन है और उसके बेसिस पे आप क्लेम कर रहे हैं कि ये हम जीतते। आपको याद होगा कि आपने कोई गणित का विद्यार्थी रहा हो, हायर मैथमेटिक्स का, यानी जो जब आप इंजीनियरिंग का एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए आपको स्कूलों में मैथमेटिक्स लेनी पड़ती है और उसमें कुछ और फिजिक्स केमिस्ट्री भी होती है और उसमें कुछ बेसिक्सली जो जो मैथमेटिक्स शुरू की जाती है वो फैक्टर्स बनने से शुरू की जाती है और आपको एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy वगैरह कुछ दिया जाता है और उसके आपको फैक्टर करने होते हैं। तो उसमें से जैसे जैसे आप थोड़ा कठिनता की तरफ पढ़ते हैं तो आप कहीं फंस जाते हैं और आपको फैक्टराइजेशन मुश्किल हो जाता है। तो फिर आप क्या करते हैं कि उसका आंसर देखते हैं, फिर आंसर से बैकवर्ड आते हैं क्वेश्चन की तरफ और फिर अपना पूरा आंसर बनाते हैं। तो राहुल गांधी ने भी जो अब तक की 3 कॉन्फ्रेंसेस की है उसमें ये है कि उनको ये चीजें, उनका निर्णय जो उन्होंने दिखाया वो निर्णय पहले से उनका, मुझे लगता है कि पहले से फिक्स था कि ये कंक्लूजन होंगे, इस पे बैकवर्ड जाके डाटा आप वर्कआउट कीजिए और वैसा ही किया गया। और दूसरी बात, जहां तक डाटा का सवाल है कि आप तो डाटा तो एक बार आचार्य रजनीश ने कहा था कि डाटा और लॉजिक्स तो वेश्या की तरह होते हैं, उसको कोई भी अपने हिसाब से यूज कर सकता है। तो उसी तरह राहुल गांधी ने, अगर राहुल गांधी बीजेपी में होते तो वो उस तरह से डाटा एक्सट्रैक्ट करते जो ये शो करते कि बीजेपी जीत रही है। तो ये कोई खास बात नहीं है, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन था और रिवर्स बैकवर्ड कैलकुलेशन के हिसाब से डाटा जनरेट किए गए थे। और मुझे लगता है कि अधिकतर जो छोटे छोटे चैनल्स पे या छोटे छोटे जो एग्जिट पोल या सर्वे करते हैं वो भी इसी तरह करते हैं। वो अपनी बाजार में घूम लेते हैं, माहौल क्या है देख लेते हैं, उसमें अपना जो झुकाव है उसको जोड़ देते हैं और फिर उसको उससे एक सीट्स का प्रेडिक्शन कर देते हैं और फिर उसके बाद उसका बैकवर्ड जाकर उसके डाटा प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ राहुल गांधी के इस प्रेजेंटेशन में हुआ। अब राहुल गांधी ने एग्जिट पोल पे अपनी विक्ट्री क्लेम की तो फिर उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, लेकिन उन 2024 के चुनाव में उन्होंने एग्जिट पोल को बकवास बताया था।
जो कि बीजेपी को विक्ट्री दिखा रहे थे। उन्होंने कहा एग्रीगेट कोई साइंटिफिक नहीं होता, इट्स क्वाइट अनसाइंटिफिक थिंग। तो ये केवल सेलेक्टिव विजम है। राहुल गांधी जिनको एक्चुअल में अपनी यहाँ महाराष्ट्र और हरियाणा में हार पर विश्लेषण करना था और जिम्मेदारियां तय करनी थी, ये उससे दूर हटे। उन्होंने अपने जो नीचे के लोग हैं उनको एक तरह से बहाना दे दिया, उन्होंने कह दिया, और उन्होंने अगले चुनाव के लिए भी अपने लोगों को बहाना दे दिया कि भाई हम अगर हारते हैं तो राहुल गांधी कोई ना कोई डाटा प्रोड्यूस कर देंगे और फिर वहां पर से हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो आप इस तरह से तो अपने डाउन द लाइन को मोटिवेट या जवाबदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आप ही खुद बहानेबाजी कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये अच्छा प्रेजेंटेशन था, बैकवर्ड डाटा कैलकुलेशन की गई थी और डाटा को अपने हिसाब से यूज किया गया था। हम आगे देखें तो उन्होंने एक ब्राजीलियन महिला का मॉडल है क्या है मुझे नहीं मालूम, का फोटो बताया और उन्होंने 21 जगह पर उसको उसका फोटो बताया कि 21 कार्ड्स पे उसका है। वो भी एक फैब्रिकेटेड था, क्योंकि टाइम्स नाउ नव भारत का एक पत्रकार संवाददाता किसी पूनम सिंह जिसका के नाम पे वो फोटो था, उसके घर पे गया, उससे मिला और वहां के जो पंचायत के सरपंच आदि से भी मिला। उन्होंने सबने कहा कि यही पूनम सिंह है और उन्होंने उसका असली जो वोटर आईडी कार्ड दिखा दिया और उसमें उसकी खुद की फोटो थी। तो इसमें राहुल गांधी का वैसे तो देश को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसी बहस छेड़ दी जिसमें चुनाव की प्रक्रिया या चुनाव आयोग के कार्य प्रणाली को रिफॉर्म करने की जरूरत है, ये सब मानते हैं। लेकिन ये आपको मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ इंदौर में हूँ, मैं और मेरा बेटा के साथ में यहाँ रहता हूँ और एक हमारे पड़ोसी हैं, उन सबका नाम था वोटर लिस्ट में 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में वोट दिया था, लेकिन जब 23 में विधानसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, तो मेरे पुत्र और मेरे पड़ोसी दोनों का नाम उसमें नहीं था, वोटर लिस्ट में नहीं था। और ये दोनों लोग कमिटेड बीजेपी वोटर थे। तो क्या कांग्रेस ने इनका वोट चोरी के तहत इनका नाम कटवाया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली है उसकी ही त्रुटि है। चुनाव आयोग में एक तो पहले तो परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट से ही लेता है और फिर वो उनको भी अपना कान शो करने के लिए ये बताना पड़ता है कि उन्होंने कितने नए वोटर ऐड किए, कितने पुराने डिलीट किए। तो ये सब उनका भी, जिस तरह से राहुल गांधी डाटा फैब्रिकेट करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ डाटा जो होता है उसको बड़ा चढ़ा के बताने के लिए इस तरह के काम भी कर देते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। एग्जैक्टली होता है नहीं होता मैं कह नहीं सकता, लेकिन इस केस में तो जरूर ऐसा ही हुआ होगा कि उनको बिना वेरिफिकेशन के उनको नाम डिलीट कर दिया गया। मैंने खुद ने अपने कुछ समय पहले अपने वोटर डिटेल्स में करेक्शन के लिए मेरे नाम की स्पेलिंग जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर हुई थी, उसमें गलती थी, उसको करेक्ट करके जो फॉर्म 6 या 7 जो होता है उसको भर के अपलोड किया था। उसके तुरंत बाद मेरे पास मैसेज आया कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक बीएलओ को प्रेषित कर दी गई है। मैंने उन बीएलओ से बात की, उनका नंबर भी दिया गया था, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं नई अपॉइंट हुई एक महिला थी, मैं जैसे ही कार्यभार लूंगी आपका ये बातचीत करके आपकी रिजॉल्व कर दूंगी। कुछ समय बाद मेरे पास उसने मेरे से कोई बात नहीं की, मेरे पास फोन आया कि योर प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड एंड इट विल बी अपडेटेड इन द रिकॉर्ड्स। उसके बाद एक और मैसेज आया कि योर करेक्शंस आर अपडेटेड इन द रिकॉर्ड्स, बट कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बेसिकली सवाल इलेक्शन की कमीशन की कार्यप्रणाली पे है, उस पर काफी जोर देना चाहिए कि उस पर काफी पैसा या बड़ा बजट सरकार अगर एलोकेट करेगी तो ये सब होगा। और एसआईआर जिसकी हम बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं उसमें भी डाटा फजिंग होगी, ये मान के चलिए। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में जहां पर सबसे ज्यादा, या आसाम में है जहाँ सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन है, वहां हो सकता है थोड़ा सीरियसली लिया जाए। लेकिन बाकी प्रदेशों में जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि, जहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर इसको कितनी सिंसियरली किया जाएगा इससे आप सोच सकते हैं। आपका मैं बात में छोड़ दो। तो राहुल गांधी की इस कॉन्फ्रेंस पे आज बस इतना ही। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो उसको जरूर शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।